ओके, सो वी हैव डन फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। रिलेशन वो वाला नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। तो हमने बताया था कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? 22, और हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, 4A में ड्यूटीज, 5 में सेंटर से रिलेटेड जितनी चीज है वो, 7 में स्टेट से रिलेटेड जितनी चीज है वो, ठीक है। ऐसे ही हाँ, 5 में सेंटर से रिलेटेड और 6 में स्टेट से रिलेटेड। ऐसे ही पार्ट 11 और पार्ट 12 में है लिखे हुए हमारे सेंटर और स्टेट रिलेशन, और आर्टिकल है इसके 245 से लेकर 293 तक, ठीक है। तो अब हम सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे अंडर 3 ब्रॉड हेडिंग्स। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि जुडिशियल रिलेशन क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। जुडिशियल रिलेशन इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड की है सारी पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब सरकार को चलाने के लिए 3 विंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है दोज हु आर कंसर्न्ड विद मेकिंग लॉज, जो इस देश में लॉज बनाते हैं, वो भी हमारी पावर डिवाइडेड है। फिर एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी हमारी डिवाइडेड है। फाइनेंशियल, ये भी हमारी डिवाइडेड है। क्या डिवाइडेड नहीं है? जुडिशियल। जुडिशियल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल। जो और पावर्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं कि फेडरल नेचर है भाई, कि फेडरल मतलब डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन जब हम जुडिशरी को यूज करते हैं तो जुडिशरी के सामने हम वर्ड लगाते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है या डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है? हमारे यहाँ है सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट। हमको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि भाई हमारे यहाँ भी तो सेम ही तो है कि सेंटर की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और जो स्टेट की कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, लेकिन हमारे यहाँ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो बाय वे ऑफ अपील पहुंचता है। यानी पहले के तो वो लोकल कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर उसको वहां से इंसाफ नहीं मिला फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जो ये जुडिशियल सिस्टम है ये क्या है? इंटीग्रेटेड है। और इसी के उल्टा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया है तो दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, याद रखना। डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट कहां है? यूएसए में। मतलब वहां पे ये जरूरी है कि अगर स्टेट की कोर्ट है तो सेंटर की कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और अगर सेंटर की है तो स्टेट की कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो जुडिशियल पावर्स है वो डिवाइडेड नहीं है, वो कैसी है? इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंडर द ब्रॉड हेडिंग कौन से रिलेशन? लेजिस्लेटिव रिलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले जुडिशियल रिलेशन, नहीं पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव। ये देखो, लॉज बनाने का जो काम है वो किसका है? पार्लियामेंट का, ठीक है, लेजिस्लेचर का। उनको जो इंप्लीमेंट कराने का काम है वो किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। भाई सरकार से कोई नियम आया कि हेलमेट पहन के गाड़ी पे चलना है, तो वो जो नियम बनाया है वो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। लेकिन जो पुलिस वाला उसको खड़े होकर एग्जीक्यूट करा रहा है, इंप्लीमेंट करा रहा है, वो क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जुडिशरी इन दोनों पे चेक्स एंड बाउंसेस रखती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये है पार्ट 11 में, और आर्टिकल 245 से
255 तक मेंशन है। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो किसके लिए लॉज बना सकती है? पार्लियामेंट जो होगा वो लॉ बना सकता है होल ऑफ इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए भी, होल ऑफ इंडिया या इसके किसी पार्ट के लिए भी। ठीक है, वहीं पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, एसएल बोले तो स्टेट लेजिस्लेचर, ये देखो मतलब सेंटर का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं, ऐसे ही स्टेट का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। सेंटर का जो पार्लियामेंट होता है उसमें भी दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, डू लेट मी नो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किन किन स्टेट्स के पास है? 6 स्टेट्स के पास है, डू लेट मी नो। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके पास है। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है होल ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है पूरे स्टेट के लिए। ठीक है, और जो स्टेट का लॉ है वो स्टेट के बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल, वर्ड जो लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में वो ये है, अनलेस एंड अनटिल अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जब तक के सेंटर से उनका कोई एग्रीमेंट या कुछ ऐसा पैक्ट ना हुआ, अनलेस एंड अनटिल sufficient nexus between center and states। ठीक है, यही है इसमें क्या है मतलब कुछ नहीं, यही है। ठीक है, पार्लियामेंट और ये 3 तरह की लिस्ट होती है, यहीं पे जान लो। 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसपे लॉज बना सकते हैं सिर्फ कौन? पार्लियामेंट यानी सेंटर। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसपे लॉ बना सकता है कौन? स्टेट्स। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों बैठ के दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ये है इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब ये जानना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि पार्लियामेंट के कुछ लॉ हैं। वैसे तो पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो उसका रूल क्या है कि वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन कुछ पार्लियामेंट के लॉज नॉट एप्लीकेबल इन एरियाज, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लोग वैसे तो हर जगह पे काम करेंगे पूरे इंडिया में, कहां कहां पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट पावरफुल होता है 4 यूटीज के लिए। प्रेसिडेंट इन 4 यूटीज के लिए, इनकी पीस के लिए, इनकी हार्मनी के लिए, इनके एग्जिस्टेंस के लिए, इनकी एप्लीकेशन के लिए प्रेसिडेंट रूल बना सकते हैं 4 यूटीज में। वो 4 यूटीज कौन सी है याद रखना? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर। ये 4 यूटीज हैं जहां पे सेंटर के बनाए हुए जो लॉ हैं वो काम नहीं करते, तो यहां पे लॉ कौन बनाएंगे? प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, ये 5th एडिशन है जिसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं मेरे पास। जो है जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एक तो हो गई जगह ये। फिर गवर्नर बोल सकता है शेड्यूल्ड एरिया में और ट्राइब्स में, आसाम में। ठीक, गवर्नर बोल सकता है कि जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ है वो काम नहीं करेगा कहां पे? शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, लेकिन जो गवर्नर ऑफ आसाम है वो ट्राइबल एरिया के लिए भी बोल सकता है कि यहां पे भी
पार्लियामेंट के बनाए हुए लोग काम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है, राइट ऑफ मूवमेंट और राइट जहाँ पे आप रह सकते हो, ठीक है, रेजिडेंस के लिए। तो उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनका जीवन जीने का अपना ही एक तरीका है और अपने हिसाब से वो जीते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से उनको कोई खास मतलब नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नर शेड्यूल्ड एरिया में बता सकता है कि भाई वहां सेंटर का बनाया हुआ लॉ यहाँ काम नहीं करेगा, और गवर्नर ऑफ असम ट्राइबल एरिया में भी बता सकता है। अब ट्राइबल एरियाज की अगर बात आई तो प्रेसिडेंट ट्राइबल एरियाज भी हैं जहां पे बता सकता है, प्रेसिडेंट ट्राइबल एरिया में बता सकता है कि कहां कहां पे ये काम नहीं करेगा। आसाम का जो ट्राइबल एरिया है उसको कौन बताएगा? गवर्नर। लेकिन जो बाकी के 3 स्टेट है वहां पे कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। एक बार और इसको अच्छे से देख लो, जान लो कि जो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज हैं वो कहां कहां पे काम नहीं करते। 4 यूटीज हैं जहां पे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई लॉ काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे लोग कौन बनाएंगे? प्रेसिडेंट। 4 यूटी हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। गवर्नर शेड्यूल्ड एरिया में बोल सकता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ काम नहीं करेगा। प्रेसिडेंट बोल सकता है किसमें? ट्राइबल एरिया में। लेकिन गवर्नर ऑफ आसाम ट्राइबल एरिया में भी बोल सकता है, जो और ट्राइबल एरिया है उसमें प्रेसिडेंट बोलेगा कि यहाँ पे ये जो बनाया हुआ लॉ है वो काम नहीं करेगा सेंटर का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसकी? हाँ, सब्जेक्ट्स। अभी अभी मैंने तुम लोगों को 3 तरह की लिस्ट बताई थी, उन लिस्ट में ही बताया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर ही पढ़ेंगे इसको। हेडिंग है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ बनाने की क्षमता। 3 तरह की लिस्ट बताई थी मैंने अभी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। मतलब जिन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा यूनियन, जिन पे स्टेट बना सकता है स्टेट, और यू पार्लियामेंट और स्टेट दोनों एक साथ बैठ के, सेंटर और स्टेट एक साथ बैठ के जिस पे लॉ बना सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंट। इसका ओरिजिनल याद रखना ना कि ओरिजिनल यूनियन में कितने सब्जेक्ट थे? कितने थे? अब कितने हैं? ओरिजिनली 97 ही है, अब कितने हैं? लेटेस्ट एडिशन में देख के बता। लेटेस्ट में 97 है, 5 सब्जेक्ट अलग में थे। स्टेट में और कंकरेंट में 47। ये ओरिजिनली है, ठीक है। मतलब इतनी चीजों पे जो लॉ बना सकते हैं वो पार्लियामेंट बना सकता है, सेंटर बना सकता है। इतने सब्जेक्ट पे कौन बना सकता है? इतने सब्जेक्ट पे दोनों मिलकर बैठ के बना सकते हैं। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया था, किसमें? ट्रांसफर टू कंकरेंट फ्रॉम स्टेट्स। स्टेट से ट्रांसफर किया था किसमें? कंकरेंट में। 42 अमेंडमेंट जो एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार बताया मैंने तुम लोगों को कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एजुकेशन, वेट एंड मेजर, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिन पे पहले लॉ कौन बना सकते थे? स्टेट्स। लेकिन अब कौन बना सकते हैं? स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बताना था मुझे इसमें इंपॉर्टेंट, क्या बताना था? ये इसमें बस कुछ याद आया था यार मुझे अभी। यूनियन, स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। हाँ, रेसिडुअरी पावर। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअरी पावर?
रेसिडोरी पावर का मतलब बच्चे ये होता है कि मान लो ये 97, 66, 47, ये 150, 160 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिफाइंड हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो इनमें लिखी हुई ही नहीं है, जो डिफाइंड ही नहीं है, उस पे लॉ कौन बनाएगा? उन सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? रेसिडोरी सब्जेक्ट। रेसिडोरी का मतलब कि जो इन तीनों लिस्ट में कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? रेसिडोरी। तो रेसिडोरी पावर जो दी गई है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को दी गई है रेसिडोरी पावर। अगर कोई ऐसा नया सब्जेक्ट आता है जो इसमें मेंशन नहीं है, तो उस पे लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। क्या है? हाँ, मतलब टैक्सेस की टैक्सेशन पावर भी जो होती है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और बतानी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था ना 1935, जिसको ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने यहीं से डराइव किया है, यहीं से बनाया है, ठीक है। उसने भी 3 फोल्ड एन्यूमरेशन किए थे, यानी उसने भी सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांट रखा था। यानी हमारा जो ये मॉडल है ये बेस्ड है किस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। इसमें भी बिल्कुल 3 वर्ड थे। यूनियन, ठीक है, यूनियन को इस टाइम पे बोलते थे फेडरल, स्टेट को बोलते थे प्रोविंशियल, ठीक, और कंकरेंट तो था ही। तो इसने भी 3 फोल्ड ही कर रखे थे विद जस्ट वन एक्सेप्शन। एक चीज थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रेसिडोरी जो पावर थी वो थी गवर्नर जनरल के पास, और हमारे पास जो रेसिडोरी पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉलो करते हैं कौन सा मॉडल? कैनेडियन मॉडल। ये याद रखना, वी फॉलो कैनेडियन मॉडल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, तो वी आर फॉलोइंग विच मॉडल? कैनेडियन मॉडल, ठीक है। यूएसए में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएसए में स्टेट पावरफुल होते हैं, सेंटर, वहां पे स्टेट्स पावरफुल होते हैं। तो यूएसए में जो रेसिडोरी पावर दी गई है वो किसके पास है? स्टेट्स के पास, याद रहेगा इतना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यूनियन में 97, स्टेट 66, कंकरेंट 47। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया स्टेट से कंकरेंट के पास। 5 है एजुकेशन, वेट मेजर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। रेसिडोरी पावर, ऐसी पावर जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही 3 फोल्ड एन्यूमरेशन था विद जस्ट वन एक्सेप्शन कि उसमें रेसिडोरी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो फॉलो करते हैं मॉडल, वो हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं? कैनेडियन मॉडल। यूएसए में रेसिडोरी पावर स्टेट्स के पास है, ठीक है। आई होप आई मेड इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दिस इज गुड, मजा आएगा इसमें, ठीक है। ऐसा है, अगर डायरेक्टली हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है, चीजें समझ में नहीं आती थी। ये अगर तुम 1 घंटे की वीडियो देख लोगे, उसके बाद अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो एमली ऑलमोस्ट एवरीथिंग, 100% कुछ नहीं होता, सीधे क्या तुम, बट लगभग लगभग सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मतलब कोई चीज देखनी हो तो उसमें वो प्राथमिकता किसको देंगे? सेंटर के लोग को या स्टेट के लोग को? ज्यादातर द वन विच विल प्रिवेल इज सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। यानी प्राथमिकता किसको दी जाएगी? अगर इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेंट्रल लॉ को, विद जस्ट वन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है, देखो सेंटर में क्या होता है भाई, एक बिल लोकसभा से पास हुआ, मान लो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, फिर कहां गया? राज्यसभा में, फिर कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, फिर ये इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही अगर बात स्टेट लेजिस्लेचर की है तो पहले जो उनका एक हाउस होगा, ठीक है, उसमें जाएगा, लोअर हाउस में, फिर पास होके अपर हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में, फिर स्टेट का है तो प्रेसिडेंट की जगह कहां जाएगा?
गवर्नर के पास। ये होता है आर्टिकल 111, ये होता है आर्टिकल 200। इसमें जब ये बिल गवर्नर के पास आया तो गवर्नर के पास एक ऑप्शन फालतू होता है प्रेसिडेंट से। वो एक ऑप्शन क्या होता है कि ये रिजर्व कर सकता है इस बिल को, ठीक है, फॉर किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो यहां पे एक्सेप्शन में बात ये की गई है कि अगर कोई स्टेट का लॉ है, अगर कोई स्टेट का लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ जिसको रिजर्व किया गया हो फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई गवर्नर ने ये बिल पास ना किया हो और ये बोला हो कि भाई मुझे प्रेसिडेंट साहब से एक बार पूछना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो उन्होंने ये बिल रोक दिया हो किनके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट ने उस बिल को अपना एसेंट अगर दे दिया हो, यानी अगर उन्होंने बोल दिया हो, उन्होंने अगर ये पास कर दिया हो, तो जो ऐसा लॉ है स्टेट का वो विल प्रिवेल, यानी उसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी देन सेंट्रल लॉ, ठीक है। तो ये है इनका मतलब कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ तो विच लॉ विल प्रिवेल? सेंटर का। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, स्टेट का लॉ कब प्रिवेल करेगा? अगर गवर्नर ने बिल रोक दिया हो किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट के लिए। और प्रेसिडेंट ने अगर एसेंट दे दिया हो तो फिर कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? स्टेट का लॉ, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जहां पे सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां पे मैं बोलूंगा वो चीज नोट करनी है बस। सेंट्रल लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, पागल है क्या? मैं भी सोचता हूं कि अलग पांडे जब एक बार वीडियो बना रहा था तो उसका बोर्ड उसके ऊपर गिर जा। हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल 2 किलो पे अटका हुआ है, जिस दिन ही गिरेगा मतलब अच्छे संकेत हैं कि हाँ वीडियो अच्छी चलेगी, या फिर उधर से उधर वालों ने अगर खिड़की खोल दी तो गिर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा भी गिर गया तो शायद अच्छा हो जाएगा। नॉट एवरीवन इज अलग पांडे बट, ठीक है। तो ये देखो, सेंट्रल लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। वैसे तो जो यूनियन लिस्ट है उस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा भाई, ठीक है। और जो स्टेट लिस्ट है उस पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। अभी अभी हमने देखे थे सब्जेक्ट कितने थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वैसे तो यूनियन के जो हैं उनको कौन बनाएगा? सेंटर, पार्लियामेंट बनाएगा, और स्टेट के स्टेट बनाएगा। लेकिन ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 सिचुएशंस हैं। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्मली तो भाई सेंटर सेंटर का काम करेगा और स्टेट स्टेट का काम करेगा। एबनॉर्मल सिचुएशन ये इसलिए है कि इसमें सेंटर लॉ बनाएगा किसके लिए? स्टेट के लिए, ठीक है। तो वो 5 सिचुएशन ध्यान से देख लो कौन कौन सी सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन है व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। जब राज्यसभा, इसमें अगर एग्जामिनर मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, तो आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करके बोलेगा कि व्हेन लोकसभा पासेस रेजोल्यूशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करती है किस मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 से, ठीक है। तब अगर किसी स्टेट की राज्यसभा, और मैंने ये देखो क्या है 2/3 का मतलब, पहले तो ये जान लो क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी, और ये सिंपल मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो जब राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी किसी रेजोल्यूशन को, तब सेंटर जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। एक तो चीज इसमें ये याद रखनी है। दूसरी चीज बस ये याद रखनी है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर सेंटर के बनाए हुए इस लॉ को अमेंड या रिपील कर सकता है? क्या अमेंड? मान लो सेंटर ने स्टेट के लिए ये कोई लॉ बना दिया, तो अब बाद में स्टेट लेजिस्लेचर उसके साथ कुछ छेड़ाखानी कर सकता है क्या? ठीक कर सकता है क्या? तो आंसर होगा यस, कर सकता है। अमेंड भी कर सकता है और रिपील भी कर सकता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन तो होगी व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। दूसरा,
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसका आर्टिकल होता है 352। इमरजेंसी बेटा 352, 356, 360, 365 ये सब इमरजेंसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी क्या होता है, सेंटर लॉ बनाएगा किसके, स्टेट के लिए। ठीक है, अब ये लॉ कब तक चलेंगे, ये इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो कब तक चलेगा, कि ऑपरेटिव कितने दिन तक रहेगा, 6 मंथ, 6 महीने तक। मतलब अगर इमरजेंसी हट भी गई तो उसके कितने दिन बाद तक स्टेट में वो लॉ चलेगा जो सेंटर ने बनाया है, कितने दिन तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, अब इसमें भी यही सेम चीज याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड या रिपील कर सकता है क्या, कर सकता है। ठीक है, ये हो गई 2 सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, कितने स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट जब रिक्वेस्ट करें सेंटर से कि भाई हमारे लिए तुम इस सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, तो भी सेंटर लॉ बना सकता है। ठीक है, कितने स्टेट, 2 या 2+ स्टेट्स, इस पे भी बना सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसमें क्या होता है, सरेंडर ऑफ पावर। भाई अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो 2 स्टेट मिलके सेंटर से कि भाई हमारे लिए ये लॉ बना दो, तो ये सरेंडर ऑफ पावर होता है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने अपनी सारी पावर किसको दे दी, पार्लियामेंट को, यानी सेंटर को। ठीक है, तो अब अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि ऐसे लॉ पे स्टेट लेजिस्लेचर इसको अमेंड या रिपील कर सकता है क्या, तो ये नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर कि इस कंडीशन में जहां पे स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की हो कि भाई हमारे लिए तुम लॉ बना दो, तो उस पे बाद में लॉ बनाने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर उसको बदलाव कर सकता है क्या, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। चौथा है टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है, भाई मान लो जैसे कि एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, क्लाइमेट चेंज के लिए अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज प्रॉमिस की है कि भाई हम कंट्री एज अ होल इतना कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, अब उसमें खाली सेंटर तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसमें स्टेट के लिए भी लॉ लाने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल पैक्ट के लिए सेंटर लॉ बना सकता है स्टेट में। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी। इसमें भी हम यही याद रखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड या रिपील कर सकता है क्या, कर सकता है। ठीक है, और 5वां है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। भाई हम जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो प्रेसिडेंट एज ए गवर्नमेंट, एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं रहती। उस टाइम में भी सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है, किसके लिए, स्टेट्स के लिए। फिर वही सवाल कि ऐसे टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड या रिपील कर सकता है क्या, अमेंड या रिपील कर सकता है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि कितनी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन जहां पे सेंटर स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, 5 कंडीशन। कौन कौन सी है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, या फिर जब इमरजेंसी हो, या प्रेसिडेंट रूल हो टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, या फिर जब स्टेट रिक्वेस्ट करे। इसमें जो 5 सिचुएशन है उसमें से 4 में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर बाद में इनमें बदलाव कर सकता है, सिर्फ एक में नहीं कर सकता। कब, जब स्टेट रिक्वेस्ट करे। ठीक है, इज दैट क्लियर। कितने मिनट की होगी वीडियो, 29 मिनट्स की। एक मिनट, हाँ तो रुक जा, ये देखना पूरे हो गए ये क्या, हाँ इमरजेंसी में बता देंगे। ऐसा है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 365, प्रेसिडेंट रूल लगता ही कब है, कि जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई है, वो अभी आगे की जो वीडियोस हैं उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है नहीं। अगर नहीं चलता तो फिर लगता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और फिर लगाया जाता है क्या, प्रेसिडेंट रूल। ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे बहुत अच्छे से। 30 मिनट की होगी वीडियो। हाँ, तो हमारे फ़ोन में स्पेस कम रहता है, तो हमें आधे आधे घंटे की ऐसी वीडियो शूट करनी पड़ती है। आधे आधे घंटे में ही हम तुम्हारी ये 3 वीडियो बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है,
नहीं, मेरा तो लैपटॉप 1,14,000 का, उसमें तो चली जाती है, इसका फोन गरीब है, इसमें नहीं आती। ठीक है, तो इसको हम अंडर द 3 सब हेडिंग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 1.5 घंटे में आपका सेंटर स्टेट खत्म, और फिर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, टाटा, बंद कर दो इसको।